15 अगस्त 1947 यानी देश के बंटवारे की कहानी के साथ मैं हूं शिवचरण सिंह। स्वागत करता हूं आपका इस कहानी के दूसरे एपिसोड में। आज 16 अगस्त 2024 है, दिन है शुक्रवार। ठीक आज ही के दिन, आज से 78 वर्ष पहले एक ऐसा ही संयोग हुआ था कि दिन था शुक्रवार, तारीख थी 16 अगस्त 1946। अंतर सिर्फ इतना है कि उन दिनों महीना था मलेच्छों के एक खतरनाक गैंग के तथाकथित फेस्टिवल, जिसे रमजान कहते हैं, उसका। और उस दिन कलकत्ता में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। बंटवारे की कहानी के पहले एपिसोड में मैंने आपको इस बात से अवगत कराया था कि कैसे गांधी ने, या यूं कह लें गुंडे गांधी ने, सरदार पटेल की जगह नेहरू को छल से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। कैसे कैबिनेट मिशन के प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद जब नेहरू को लगा कि आने वाले समय में एक बहुत ही दुर्बल केंद्र सरकार का वो प्रधानमंत्री कहलाएगा और उसमें हर तरह की ये संभावना रहेगी कि 3 सेक्शन में बटा हुआ देश कभी भी अपने ग्रुप ही नहीं बल्कि देश से अलग भी हो सकता है, तो उसने उस समय घोषणा कर दी कि हम इसमें बदलाव करेंगे। प्रतिक्रिया में जिन्ना फिर से पाकिस्तान का राग अलापने लगा, जिसे वो कभी छोड़ा नहीं था। यानी सार्वजनिक रूप से उसने घोषणा की कि हम पाकिस्तान लेके रहेंगे और इसके लिए हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और डायरेक्ट एक्शन का दिन मुकर्रर किया जिन्ना ने, ऐलान करके 16 अगस्त 1946 को, कि पूरे देश में मुसलमान इस दिन डायरेक्ट एक्शन करेंगे, यानी जिहाद करेंगे। डायरेक्ट एक्शन का मतलब जिहाद होता है, और इसकी सच्चाई अभी तुरंत प्रमाणित हो जाएगी। बाकी जगहों पे तो छुटपुट प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन कलकत्ता में उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन था और उस समय वहां का मुख्यमंत्री था हुसैन सोहरावर्दी। इसीलिए कलकत्ता का नरसंहार कैलकाटा किलिंग्स के नाम से आज भी इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। पाठ्य पुस्तकों में इसे डायल्यूट करके बताया जाता है। अब मैं आपको कैलकाटा किलिंग्स या फिर कलकत्ता में हिंदुओं के नरसंहार की कहानी सच्चाई के साथ बताऊंगा। पाठ्य पुस्तकों में डाइल्यूट करके इसे जिन्ना का ऐलान और डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया, और मूल सच्चाई को छुपा ली गई। सच्चाई क्या थी? जिन्ना ने इस दिन को मुकर्रर किया, ऐलान किया, उसके बाद इसकी तैयारी पूरे देश में होने लगी, लेकिन विशेष करके कलकत्ता में हुसैन सोहरावर्दी जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का, उसके नेतृत्व में कलकत्ता के मुसलमानों के घर घर में एक पर्चा बांटा गया। क्या था पर्चा? जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ, ये था पर्चे का शीर्षक। क्या लिखा गया था इसमें? कि रमजान के, याद कीजिए वो दिन था शुक्रवार का, और लाखों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए थे कलकत्ता के शहीद मीनार के मैदान में, और वहां पे सोहरावर्दी भाषण देने वाला था। और उसके पहले ये पर्चा, उस पर्चे में क्या लिखा था? पर्चे में लिखा था कि रमजान के इसी पाक महीने में, ये पाक नापाक की बात मैं बाद में करूंगा, पहले ऐतिहासिक तथ्यों को आपसे साझा कर लो। रमजान के इसी पाक महीने में नबी मोहम्मद पैगंबर ने के माध्यम से अल्लाह ने कुरान को धरती पर उतारा था। और इसी पाक महीने के आज ही के दिन, 17वें दिन, वो कहता है पर्चा, मोहम्मद ने अपने 313 साथियों के साथ बैटल ऑफ बद्र में कुरैशियों को हराया था। अपने 10,000 लोगों या 10,000 मुसलमानों के माध्यम से उसने अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का परचम फैलाया था। और हम 10 करोड़ मुसलमान इस हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क पाकिस्तान नहीं बना सकते हैं क्या? क्या हम इसके लिए जिहाद नहीं कर सकते? क्या हम इस जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ नहीं मांग सकते? यदि अल्लाह से दुआ मांगनी है तो 16 अगस्त को शहीद मीनार मैदान में इकट्ठा होकर के हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, यानी जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। और जिहाद सबको पता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, जिसे कह सकते हैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, कि भारत में बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार देते हैं। रमजान में इफ्तार करने जाते हैं, उनके डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा, ऐसे ही डूब मरना पड़ेगा।
बेहुदो, नबी, पैगंबर, इस्लाम, कुरान, जिहाद, रमजान, ये क्या है? ये गुंडों का एक समूह है, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स है। इस्लाम is the name of a gang called criminals masquerading in the name of Arabic words। तो खैर छोड़िए, अभी अगर उस पर आएंगे तो हम मूल कहानी से हट जाएंगे। तो आज वापस लौटते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। लाखों की संख्या में उस दिन शहीद मीनार मैदान में मुसलमान इकट्ठा हुए। चीफ मिनिस्टर हुसैन सुहरावर्दी ने उनको आह्वान किया कि पाकिस्तान बनाने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। आज जब कभी जिहाद की बात चलती है ना, तो मुसलमान तो इसको समझता है बखूबी, लेकिन जो हिंदू नेता है वो सबसे पहले जिहाद की परिभाषा, रमजान की परिभाषा, वो कुरान का बहुत बड़ा स्कॉलर है, वो मोहम्मद का बहुत बड़ा जानकार है, वो सबसे पहले इसके ऊपर भाषण देगा कि कितना पाक महीना, कुरान पाक, इस्लाम पाक, जिहाद पाक, किताल पाक भी तुम करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस बात से इतना आवेश आ जाता है कि इसको हम एक तथ्य के रूप में ना कह करके आवेश से हमको डाइग्रेस करना ही पड़ता है। फिर भी हम वापस लौटते हैं। सुहरावर्दी के भाषण के बाद लाखों की संख्या में मुसलमान कलकत्ता की जिन जिन गलियों से गुजरे, उन गलियों में नरसंहार का तांडव किया गया। अब सवाल है कि तांडव शब्द कुछ और अर्थ में आता है, इसलिए इसका एक मिसनोमर है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि यहां पर एक जबरदस्त नरसंहार हुआ। इसकी शुरुआत एक उड़िया बस्ती से हुई, जहां पर वो पहुंचते ही मुसलमानों ने 300 साढ़े 300 उड़िया मजदूरों का सफाया कर दिया। उसमें सिर्फ मजदूर ही नहीं थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। फिर तो वो राजा बाजार हो, कलकत्ता के अलग अलग धार्मिक स्थल हो, उन बने जिस किसी भी तरीके से मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा सकती थी, जहां कहीं भी हिंदू आसानी से मिल जाते, उन्हें सीधे हिंदू पहचान करके उन्हें मार दिया जाता। 16 अगस्त को यह कार्यक्रम हुआ, 17 अगस्त को हुआ, 18 अगस्त को हुआ। इस बीच में दो बड़े ही जाबाज हिंदू कलकत्ता में रहते थे। हालांकि समाज उनको बाहुबली, दबंग और कुछ हद तक कुछ लोग उन्हें गुंडा वगैरह एलिमेंट भी कहते थे, लेकिन वे दबंग तो थे, लेकिन जाबाज थे, स्वाभिमानी थे। उनका नाम था गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष। इनको लगा कि अरे, जब इन लोगों ने नरसंहार देखा, ऐसे ऐसे ट्रक देखे, और ऐसा नहीं कि कोई, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मूल की एक लेखिका है जिसका नाम है यास्मीन खान। उसने अपनी किताब में इन सारे डिस्क्रिप्शन को दिया है कि कैसे जुगल चंद्र किशोर एक ऐसे कम से कम आधे दर्जन ट्रक को देखता है जहां 3-3 फीट तक लाशों की बोरियां लदी हुई हैं। उसको देख के उसका खून खौल जाता है, गोपाल पाठा का खून खौल जाता है। और फिर ये लोग तय करते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे, यहाँ कलकत्ता को पाकिस्तान बना देंगे, और फिर हमें एकदम कापुरुष बन करके रहना पड़ेगा, या तो मुसलमान बनना पड़ेगा या फिर कापुरुषता का आलिंगन करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? फिर गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष ने रिटेलिएशन शुरू किया, प्रतिक्रिया शुरू की, और उनके प्रतिक्रिया करते ही पासा पलट गया। कलकत्ता का जो डेमोग्राफी था उस समय का, 73% हिंदू और 23 से 24% मुसलमान और बाकी के दूसरे संप्रदाय के लोग थे। जैसे ही प्रतिक्रिया हुई, सैकड़ों की संख्या में मुसलमान कटाए जाने लगे। लेकिन इसके बाद कलकत्ता के दंगे तो थम गए। सुहरावर्दी को भी लग गया कि यहां पर अपना प्लान कामयाब नहीं होने वाला है। लेकिन सुहरावर्दी का एक और घिनौना चेहरा था। वहां का मुख्यमंत्री था, ब्रितानियों का घिनौना चेहरा था ही, क्योंकि वो भी चुपचाप मुख दर्शक बन के बैठे हुए थे, दंगा हो रहा है होने दो। सुहरावर्दी स्वयं वहां पर पुलिस कंट्रोल रूम में जा करके सारे पुलिस वालों को कहता है कि एकदम आप अपने रेस्टोरेंट में रहिए। उसके पहले ही 2-3 दिन पहले से ही उसने एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 24 के 24 पुलिस थाने जो कलकत्ता में थे, उनमें से 22 थानों पर मुसलमान इंस्पेक्टर तैनात कर दिए थे, हिंदुओं को हटा दिया था। बाकी बचे 2 पर एंग्लो इंडियंस इंस्पेक्टर थे। सुहरावर्दी ने सरकारी ट्रक और बाकी अन्य गाड़ियों की व्यवस्था करवा दी थी मुसलमान मॉब के लिए। उन्हें डीजल के लिए सरकारी पर्चा मुहैया करा दिया था। डीजल भराओ और जहां कहीं भी घूमना हो, घूम घूम करके हिंदुओं का नरसंहार करो। ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन जब जुगल चंद्र घोष, गोपाल पाठा और इनके आह्वान पे बाकी लोग जब उठ खड़े हुए, और जब मुसलमानों का पलड़ा
एकदम से नीचे चला गया और हिंदुओं का पलड़ा भारी हो गया, तब जाकर के वहाँ के दंगे रुक गए अचानक से। ना तो पुलिस ने रोका, ना किसी कांग्रेसी ने, ना नेहरू ने, ना गांधी ने, ना पटेल ने, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वहाँ पर वहाँ के सुधी और स्वाभिमानी हिंदुओं ने इस बात की सुध ली और एकदम शांत कर दिया मुसलमानों को। तब एक और बहुत ही अगली चेहरा आता है गांधी का, यानी गुंडे गांधी का। 16 अगस्त को गांधी चुप था, 17 को भी चुप था, 18 को भी चुप था। कैसे चुप था? गांधी बात कर रहा था कर्नाटक की समस्याओं को लेकर के, वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के, वहाँ की राजनीति को लेकर के, गोवा की समस्या को लेकर के, गोवा की राजनीति की समस्या को लेकर चर्चा कर रहा था। खादी की उपयोगिता, स्वदेशी की उपयोगिता बता रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया के एनिवर्सरी के ऊपर उन्हें विश कर रहा था। ये सारे कुकर्म गांधी के चल रहे थे। जरा एक पैरेलल देखिएगा। आज भारत में जहां कहीं भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, किसी हिंदू लड़की का बलात्कार करके कोई मुसलमान जो है स्कॉट फ्री घूम रहा होता है, किसी हिंदू लड़की को फ्रिज में काट करके डाल के और उसके बाद पकड़े जाने पर जब उसकी वकालत बड़े बड़े नामी गिरामी वकील करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तब किनके मुंह पर पट्टी बन जाती है? कांग्रेस, तृणमूल, आरजेडी, लालू, एसपी, एनसीपी, शिवसेना भी इस पाप में शामिल है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान अपना विक्टिम कार्ड खेलता है तो ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक ये चीज कहां से आई है? उसी जिहाद के दिन, डायरेक्ट एक्शन डे यानी जिहाद डे। गांधी अभी तक चुप था क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। लेकिन जैसे ही गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष जैसे स्वाभिमानी हिंदुओं ने पासा पलटा, वैसे ही गांधी अचानक से अपनी नींद से जागा, भूल गया कर्नाटका पॉलिटिक्स को, भूल गया गोवा की पॉलिटिक्स को, भूल गया जामिया मिलिया इस्लामिया के एनिवर्सरी को, खादी की महानता भूल गया, स्वदेशी की बातें भूल गया। और उसने सबसे पहले जो आज के समय अगर ट्वीट की हम बात करें तो सबसे पहले वो ट्वीट करता है अपने अखबार हरिजन में, कलकत्ता मुर्दों का शहर है। क्यों भाई? मुसलमान अब मुर्दे हो गए। और अब उसकी खलबली मच गई, बहुत खलबली मच गई। इसकी खलबली नोआखली में भी, इसके बाद के एपिसोड में बताऊंगा कि नोआखली में इसको कितनी खलबली मची थी। इसके बाद गांधी ने 2 सितंबर 1946 को, पहले तो मुर्दों का शहर कहा सो कहा ही कहा, 2 सितंबर 1946 को इसने एक लेख लिखा। उसका नाम था जहर की काट। और उसमें लिखा कि यदि मुसलमान इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे हिंदुओं को मार रहे थे तो हिंदुओं को मर जाना चाहिए था। उनके खून से अहिंसा की जीत होती। और जो मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहे थे जिहाद के नाम पे, वो इस्लाम शुद्ध हो जाता। वाह रे गांधी वाह! अरे गुंडे, वाह वाह वाह! क्या बात है गुंडे। यानी इस गांधी गुंडे ने जब मुसलमानों की पिटाई शुरू हुई तो हिंदुओं को रोकने के लिए पैतरे अपनाने लगा। ये पैतरा कितना खतरनाक था इसे हम नोआखली में देखेंगे। इसके अगले एपिसोड में मैं नोआखली में जाऊंगा। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन यानी जिहाद डे तो तत्कालीन रूप से कलकत्ता में शांत हो गया था। लेकिन छुटपुट घटनाएं ना तो उस दिन रुकी थी ना उसके बाद रुकी। उसके बाद वो कलकत्ता से बाहर चला गया क्योंकि सुहरावर्दी को लगा कि कलकत्ता का जो डेमोग्राफी है वो यहाँ पर हमें पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने की इजाज़त अभी नहीं देता है। तो जिहाद के फॉर्मेट को और डायरेक्शन को दोनों को बदल के कहीं और ले जाएंगे। और फिर जिहाद की इस फॉर्मेट को ले जाता है कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर नोआखली में। ऐसे में हम आज एक चीज़ देखते हैं कि आज जब हम 15 अगस्त का दिन मनाते हैं, एक दूसरे को स्वाधीनता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी की, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि 15 अगस्त बंटवारे का दिन था। हिंदुओं के नरसंहार की कहानी को बहुत ही गहराई से काले लाल खून से लिखे जाने का दिन था। अगर हमें अंधेरे में रखा गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चीज़ें बाहर आ रही हैं।
कम से कम 15 अगस्त 1947 को तो भारत को आज़ादी टेक्निकली नहीं मिली थी, और ऐसे भी नहीं मिली थी क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। टेक्निकली भी 22 जून 1948 तक भारत पर, या वो जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट का पूरा संचालन ब्रिटेन से होता था, क्योंकि उस समय तक इन द नेम ऑफ किंग करके ही सारी चीज़ें, सरकारी सारे कार्यक्रम होते थे। और कौन था किंग? जॉर्ज द सिक्स्थ। 1955 तक नौसेना और एयरफोर्स के जो चीफ थे वो अंग्रेज थे। 1968 तक भारत में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी वो रिपोर्ट करती थी ब्रिटेन को। और तो और 2022, आप सही सुन रहे हैं, आज 2024 है, 2 साल पहले तक नौसेना का जो झंडा हुआ करता था, आप आज भी ढूंढ लें, गूगल सर्च करके इमेज में जाएं, ढूंढें, उस पे जॉर्जेस क्रॉस लगा होता है। तो ये जॉर्जेस क्रॉस क्या है? यूनियन जैक में आप देखेंगे एक प्लस का साइन है, उसे कहते हैं जॉर्जेस क्रॉस। उस प्लस साइन के पीछे में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मिला के होता है यूनियन जैक। तो यूनियन जैक के क्रॉस को तो क्रॉस में, आई मीन उसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन था उसको तो हटा दिया। नेवी ने जॉर्जेस क्रॉस को रखा और उस जॉर्जेस क्रॉस के एक रेक्टेंगल में तिरंगा डाल दिया, और उस जॉर्जेस क्रॉस के सेंटर में अशोक स्तंभ को डाल दिया। एक कितने दिनों के बाद हटा? आज़ादी के, जिसको तथाकथित आज़ादी का नाम हम देते हैं, उसके 76 साल के बाद 2022 में। तो मोदी जी 2014 से लेकर 2022 तक कर क्या रहे थे? डर रहे थे, या फिर बीजेपी या बाकी लोगों ने डरा करके रखा था ऐसा मत करना, ब्रिटिश नाराज हो जाएंगे, अमेरिका के खिलाफ मत बोलना, अमेरिका नाराज हो जाएगा। शाबाशी देनी चाहिए शेख हसीना की, जो अपने देश से भाग करके आई और उसने बता दिया कि अमेरिका कितनी घिनौने कार्यक्रम कर सकता है। सेंट मार्टिन्स कोरल आइलैंड को लेने के लिए अमेरिका ने सारा तिकड़म किया, और जब उसका तिकड़म नहीं चला तो उसने शेख हसीना को बेदखल कर दिया। एक महिला में इतनी साहस है, और हम अमेरिका से डर रहे हैं, इंग्लैंड से डर रहे हैं, दुनिया और छोड़ दीजिए, कतर नाम का एक पिद्दी देश है, उससे डर रहे हैं। नूपुर शर्मा को हमने हाउस अरेस्ट, एक तरह से घर में नजर बंद कर दिया, डर के मारे, कतर के डर से। मतलब कि मुसलमान सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, तो हमने नूपुर शर्मा को ही बंद कर दिया, उन गुंडों को नहीं पकड़ा। पैटर्न कभी नहीं बदला है। मुसलमान जब कभी इकट्ठा होगा, और हम फिर इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि यही ममता बनर्जी है जिसने जिसे हम कहते हैं ना कि ये 2021 में जब देश तथाकथित आज़ादी की, आप कह सकते हैं 74 या 75 साल इस तरह से मना रहा था, तब इसी ममता बनर्जी ने कहा था ना, 16 अगस्त को खेला होवे ब्रैकेट डायरेक्ट एक्शन डे ब्रैकेट जिहाद, यानी इस ममता बनर्जी ने भी जिहाद का ऐलान किया था। हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इतिहास भूलने वाले को इतिहास अपने आप को दोहरा करके सबक सिखाता है। जब मुसलमान जिहाद करने निकलेंगे ना, तो सबसे पहले जो सेकुलर बनकर टेलीविज़न पर डिबेट करते हैं और मुसलमानों का पक्ष ले करके, इनको हर जगह जब कोई एक शब्द लेगा ना कि इस्लामिक जिहाद, वो कहेंगे जिहाद ये इस्लामिक टेररिज्म से क्या मतलब, इसका इस्लाम से क्या लेना देना है। वो तो कुछ बहके हुए लोग हैं, जो जिस भाषा में अमेरिका बात करता है उसी भाषा में ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोग आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 15 अगस्त को। दुर्भाग्य ये है कि मोदी बहुत सारे अच्छे निर्णय ले रहे हैं। 370 ले लिया, हलाला मेरा मतलब है 3 तलाक की बात नहीं करो, वो विद इन मुस्लिम सोसाइटी की बात है। वक्फ के ऊपर लेने का प्रयास किया, लेकिन डर के मारे उसे जेपीसी को भेज दिया। नेवी के झंडे से जॉर्जेस क्रॉस को हटाया, लेकिन 2014 में नहीं, 14 से लेकर के 2022 यानी 8 सालों तक सोचते रहे और तब जाकर के उसे हटा दिया। क्यों? डर था कहीं ब्रिटेन नाराज ना हो जाए।
शेख हसीना को शाबाशी इसलिए है कि वो महिला आज निर्वासित है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई देश भारत को छोड़ करके उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं दे रहा है, फिर भी वह अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोलने का साहस करती है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन्स कोरल आइलैंड मांगा, मैंने मना किया, मुझे सत्ताच्युत करके आज दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। और हम आज भी उससे मित्रता का हाथ तो बढ़ाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो अमेरिका किसी का मित्र नहीं होता है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। चीन अमेरिका को आंख दिखाता है ना, नॉर्थ कोरिया उसको आंख दिखाता है ना, रसिया उससे लोहा लेता है ना, वियतनाम उससे लड़ गया था ना, और शेख हसीना ने उसके खिलाफ बोला ना, तो हम क्यों डरते हैं? हमारे शेख हसीना को विजय देने से उसने मना कर दिया। श्री राम लला का मंदिर बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगी राज जब अमेरिका जाना चाहते हैं तो उसका वीज़ा उनको नहीं दिया जाता। क्यों भाई? क्या 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 ऐसी बात है कि योगी राज को तुम वीज़ा नहीं दे रहे हो? हिंदू स्वाभिमान के लिए जो भी काम करेगा उसे अमेरिका फूटी आंखें, वो अमेरिका को फूटी आंखें नहीं भाएगा। ये सारी वास्तविकताएं हैं। गुलामी के चिन्हों को अगर हम उस पैमाने से देखें तो सितंबर 2022 को जब आखिरी ब्रिटिश सिंबल को हमने हटाया तो फिर हम किस मुंह से 78 वर्षों से 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं? किस मुंह से? इसे बंद करना होगा। एनीवे, बंद हम जब करेंगे तब करेंगे। इस बीच में मैं इस श्रृंखला में पहले में मैंने 46 में कांग्रेस कैबिनेट मिशन और जिन्ना के ऐलान और नेहरू के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी। आज मैंने पूरी तरह से डायरेक्ट एक्शन डे यानी जिहाद की बात की। अगले एपिसोड नंबर 3 में मैं नोआखली की बात करूंगा, क्योंकि ये 15 अगस्त की कहानी देश के बंटवारे की कहानी है। आज़ादी तथाकथित स्वाधीनता, स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस की कहानी कदापि नहीं है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।